हम यहाँ खुद को विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट और ओम के नियम की अवधारणा से परिचित कराएंगे, जिसे आप परिपथों के संदर्भ में सबसे आवश्यक मूलभूत नियम या फिर सबसे सरल और बुनियादी नियम भी कह सकते हैं। और यह वोल्टेज के मूलभूत विचारों को जटिल रूप से जोड़ता है, जिसकी हम कुछ समय में एक अधिक व्यवहारिक और सहज समझ विकसित करेंगे। और विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसे पारंपरिक रूप से कैपिटल आई द्वारा दर्शाया जाता है, और इन दोनों को संबंधित कौन करता है, तो वो प्रतिरोध की धारणा है। प्रतिरोध जिसे हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। अगर हम सीधी बात करें तो इन तीनों के बीच संबंध एक बहुत ही सरल गणितीय संबंध है। वह यह है कि वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि एक मूलभूत समीकरण बनाता है। तो यहां पर समीकरण लिखा गया है V बराबर I गुणे R। या दूसरे दृष्टिकोण से समीकरण के दोनों पक्षों को यदि हम कैपिटल R से विभाजित कर दें, यानी कि प्रतिरोध से विभाजित कर दें, तो हमें I बराबर V बटे R मिलता है। यानी कि धारा मात्रात्मक रूप से वोल्टेज को प्रतिरोध से विभाजित करने के तुल्य होती है, इक्विवेलेंट होती है। और यहां जो समीकरण में हमें संबंध दिख रहा है, ये परिपथ विश्लेषण यानी कि सर्किट एनालिसिस में एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। अब इन चीजों की स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए कि ये क्या है और ये कैसे संबंधित हैं, आइए पानी के प्रवाह का उपयोग करके एक सरल रूपक यानी कि मेटाफोर बनाते हैं, जो कि एक आदर्श रूपक नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच के संबंध को समझने में मेरी मदद करता है। तो मान लीजिए मेरे पास पानी से भरी एक पाइप है, जो कि यहाँ पे दर्शाई गई है, और ये पाइप नीचे से बंद है और ऊपर भी पानी मौजूद है। पूरी पाइप पानी से भरी है। तो यहाँ का पानी स्वाभाविक रूप से अपनी स्थिति और दबाव के कारण कुछ स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी रखेगा, और यह स्थितिज ऊर्जा, जैसा कि हम देखेंगे, एक विद्युत परिपथ में वोल्टेज के समान है। वोल्टेज विद्युत विभव की माप है। प्रति इकाई आवेश पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा या बिल्कुल सीधे तौर पर स्थितिज ऊर्जा नहीं है, यह वास्तव में प्रति इकाई आवेश पर स्थितिज ऊर्जा है। यह प्रत्येक आवेश के द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा को दर्शाता है। आप इसे जूल के रूप में सोच सकते हैं, जो स्थितिज ऊर्जा या प्रति कूलाम ऊर्जा की इकाई है, और सामान्य तौर पर वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। यह विद्युत विभवांतर को मापने में मदद करता है। अब कल्पना करते हैं कि अगर हम इस पाइप को नीचे से खोल दें तो क्या होगा। तो हम इसे खोल देते हैं, तो क्या होने वाला है, वैसे पानी तुरंत सीधे नीचे गिर जाएगा। वह स्थितिज ऊर्जा तुरंत गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, और आप पाइप के एक निश्चित भाग को यहां देख सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि प्रति इकाई समय में यहां से कितना पानी बह रहा है, और उस विशिष्ट समय में पाइप के उस बिंदु से बहने वाले पानी की सटीक मात्रा धारा के समान है, या फिर कहें धारा के अनुरूप है। धारा आवेश की मात्रा है, तो हम विद्युत धारा को कह सकते हैं कि आवेश प्रति इकाई समय, जहां कैपिटल Q आवेश को दर्शाता है और T समय को दर्शाता है। तो मैंने पहले कहा था कि Q आवेश है और T समय के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको स्पष्ट है, और सहज रूप से आप कह सकते हैं कि यह इस बात की माप है कि समय के साथ एक सर्किट में एक विशिष्ट बिंदु से लगातार कितना विद्युत आवेश बह रहा है। तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। किसी परिपथ में किसी एक बिंदु से प्रति सेकंड कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही धारा है। तो जब हमने समय की इकाई कहा, तो हम किसी भी इकाई को ले सकते हैं जो समय को दर्शाती है। हम इसे 1 सेकंड के रूप में सोच सकते हैं, और इसलिए आप इसे कूलाम प्रति सेकंड प्रति इकाई समय में आवेश के रूप में भी सोच सकते हैं। और प्रतिरोध का विचार कुछ ऐसा है जो आंशिक रूप से उस आवेश को मनमाने ढंग से उच्च दर पर बहने से रोक सकता है। और अगर हम अपनी पानी की उपमा पर वापस जाना चाहते हैं, तो हम प्रतिरोध को वास्तव में कुछ ऐसा पेश कर सकते हैं जो पानी को बाधित करे, और वह इस पाइप का संकुचन हो सकता है। तो यहां पर बना लेते हैं। तो यहां पर बोतल को हमने पिचका दिया है, इसे संकुचित कर दिया है, और यहां पाइप का यह क्रमिक संकुचन सीधे प्रतिरोध के अनुरूप होगा। तो इस स्थिति में मेरा ऊर्ध्वाधर पानी का पाइप खुला है और पानी कुछ इस तरह से बह रहा है। तो यदि नीचे ढक्कन खुला हुआ है तो पानी नीचे से बह जाएगा। तो संभावित ऊर्जा जो वोल्टेज के अनुरूप है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर पाइप के माध्यम से जल प्रवाह बनाती है। लेकिन अब इस पाइप के हर एक बिंदु पर किसी भी क्षण में बहने वाले पानी की मात्रा काफी कम होगी,
क्योंकि यहाँ वास्तव में एक सकरा यानी कि संकुचित रास्ता है जहां से अब पानी को निकलना होगा, और यह संकुचन पानी के बहाव को बाधित करेगा। तो यह संकुचन सीधे विद्युत प्रतिरोध के अनुरूप है। तो प्रतिरोध को हम ऐसे सोच सकते हैं, कितना आवेश प्रवाह अवरुद्ध होता है। दूसरे शब्दों में, एक सर्किट में आवेश प्रवाह कितना अवरुद्ध या प्रतिबंधित होता है। और यहां इकाई ओम है, जिसका नाम जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है, और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। अब जब हमने इन चीजों को परिभाषित कर लिया है और हमारे पास यह रूपक है, मेटाफोर है, तो आइए वास्तव में एक इलेक्ट्रिक सर्किट को देखें, एक विद्युत परिपथ को देखें। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेते हैं। तो यह मेरी बैटरी है, और सैद्धांतिक तरीके से ऋणात्मक टर्मिनल को यहां छोटी रेखा से दर्शाया गया है और धनात्मक टर्मिनल को इस लंबी रेखा से दर्शाया गया है। इस बैटरी से संबद्ध मेरे पास कुछ वोल्टेज हो सकता है, और इसे स्पष्ट करने के लिए मान लें कि इस बैटरी के पास वोल्टेज 16 वोल्ट है। एक तरीका सोचने का यह है कि हम इसे प्रति इकाई आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा के रूप में सोच सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर ऋणात्मक टर्मिनल पर कुछ इलेक्ट्रॉन है और प्रति कूलाम इनकी स्थितिज ऊर्जा 16 वोल्ट है। तो यदि इन इलेक्ट्रॉनों के पास एक स्पष्ट रास्ता होगा तो ये स्पष्ट रूप से धनात्मक टर्मिनल तक जाना चाहेंगे। तो यहां पर हमने वह स्पष्ट मार्ग प्रदान किया हुआ है, लेकिन अभी हमने इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित होने से रोक रखा है क्योंकि यहां पर मार्ग टूटा हुआ है। तो जब तक सर्किट इस तरह से खुला रहता है, यह एक बंद पाइप के अनुरूप है। इलेक्ट्रॉनों के पास धनात्मक टर्मिनल तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यदि हम यहां सर्किट को तुरंत बंद कर दें तो अचानक इलेक्ट्रॉन सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने लगेंगे, ठीक उसी तरह जैसे पानी इस पाइप के नीचे बहता है। अब जब आप इस तरह का एक योजनाबद्ध आरेख देखते हैं, तो जब आप सिर्फ इन रेखाओं को देखते हैं तो यह आमतौर पर किसी ऐसी चीज को दर्शाता है जिसका कोई प्रतिरोध नहीं है। लेकिन यह बहुत सैद्धांतिक है। व्यवहार में यहां तक कि एक बहुत ही सरल तार जो एक अच्छा चालक है, उसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। तो हम परंपरागत रूप से प्रतिरोध को एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से दर्शाते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ प्रतिरोध को इस तरह से खींच रखा है। तो इस तरह से हम एक सर्किट आरेख में इसे दर्शाते हैं। और मान लें कि यह प्रतिरोध ठीक 8 ओम है। तो मेरा आपसे सवाल है कि वोल्टेज और प्रतिरोध दिए होने पर इस सर्किट में परिणामी विद्युत धारा क्या होगी? वह दर क्या है जिस पर आवेश सर्किट यानी कि परिपथ में किसी बिंदु से लगातार प्रवाहित होगा? इस वीडियो को रोकें और उत्तर निकालने का प्रयास करें। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको बस ओम के नियम का इस्तेमाल करना होगा। हम धारा यानी कि करंट ज्ञात करना चाहते हैं, हम वोल्टेज जानते हैं, हम प्रतिरोध जानते हैं। तो इस विशेष उदाहरण में जो धारा होगी कैपिटल आई, ये बराबर होगी वोल्टेज जो कि 16 वोल्ट है बटे प्रतिरोध जो कि 8 ओम है, जो अंततः 2 के बराबर है। और हमारे धारा की इकाई जो प्रति इकाई समय पर आवेश है, जिसका अर्थ कूलाम प्रति सेकंड है, तो आप इसे 2 कूलाम प्रति सेकंड कह सकते हैं, या फिर आप इसे एम्पियर में भी कह सकते हैं। और हम यहाँ एम्पियर को कैपिटल ए से दर्शाते हैं। हमने इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के बारे में बात की, और आपके पास इस सर्किट पर किसी भी बिंदु से प्रति सेकंड ठीक 2 कूलाम के इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, और यह किसी भी बिंदु पर सही होगा। कारण वही है जो हमने यहां देखा। भले ही यह ऊपर चौड़ा है और बीच में सकरा है, इसे हम बॉटल नेक कहते हैं। तो बॉटल नेक यह सुनिश्चित करता है कि पाइप के दोनों खंडों से प्रति सेकंड पानी की समान मात्रा बहती है, जिससे एक सुसंगत प्रवाह दर बनी रहती है। और इसलिए इस सर्किट के लिए, इस बहुत ही सरल सर्किट के लिए, आप जो धारा जो यहां विभिन्न बिंदुओं पर मापेंगे वह भी समान होगी। लेकिन यहां पर एक बात है, इस वीडियो को रोकें और सोचें कि आपके अनुसार धारा की दिशा क्या होगी। यदि आप इलेक्ट्रॉनों और उनकी गति को समझते हैं तो आप नोट करेंगे कि वे इस दिशा में बहते हैं। तो इस विद्युत धारा के लिए मैं इसे उसी दिशा में बहता हुआ दर्शा सकता हूं। वैसे यह पता चला है कि हम जिस परंपरा का उपयोग करते हैं वह इसके ठीक विपरीत है, और यह वास्तव में एक ऐतिहासिक विचित्रता है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार सर्किट का अध्ययन किया तो उन्हें इलेक्ट्रॉनों या उनके प्रवाह के बारे में पता नहीं था। उनकी खोज लगभग 50 साल बाद हुई। वे सिर्फ इतना जानते थे कि जिसे वे आवेश कह रहे थे, उन्होंने उनको मनमाने ढंग से धनात्मक और ऋणात्मक लेबल दिए थे। मतलब मनमाने ढंग से किसी को धनात्मक बोला है और किसी को ऋणात्मक। बस वे सिर्फ इतना जानते थे कि
जिन्हें धनात्मक बोल रहे हैं और वे जिन्हें ऋणात्मक बोल रहे हैं वे एक दूसरे के विपरीत हैं। उन्हें पता था कि आवेश जैसा कुछ बह रहा है। विद्युत धारा के अपने अध्ययन में उन्होंने धारा को पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हुए दर्शाया, धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर धारा को जाते हुए दर्शाया। तो ये तीर भी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है और इसलिए हम आज भी उसी परंपरा का उपयोग करते हैं, यद्यपि यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत है। जैसा कि हम बाद में देखेंगे, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों द्वारा नहीं ले जाई जाती है, अन्य आवेशित कण भी इसमें योगदान दे सकते हैं। यहां निरंतर प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर होगी।